सो चलिए, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किया था, तो मैं आपको अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें आप क्या करेंगे, पहला काम करेंगे कि जो बैलेंस शीट को हम खाली करते हैं, सारे एसेट्स लायबिलिटी जो भी फिक्टिशियस एसेट है सबको आप खाली करिए, एडजस्टमेंट हम लोग साथ में करेंगे, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। सो ये क्वेश्चन बहुत शानदार अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, आई लाइक इट। चलिए तो आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट अपना पूरा ट्रांसफर कर देंगे जहां जहां जो जो जिस जगह पे जाना है, फिर हम एक साथ करेंगे एडजस्टमेंट्स को, क्योंकि मुझे इसमें दो एडजस्टमेंट आपको समझाने हैं, बाकी तो आप कर ही लोगे। चलिए देखो, हमने क्या करा, क्रेडिटर्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। प्रणॉय का लोन, अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला है अर्नव ब्रदर, ब्रदर हो, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, ये हो वो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पार्टनर नहीं है, अपना पार्टनर अर्नब है। अर्नब का लोन होगा तो अलग से अकाउंट बनेगा, अर्नब के अलावा उसका रिश्तेदार हो, फूफा हो, जीजा हो, साला हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए सब एक्सटर्नल लायबिलिटी है। तो ये लोन बाय प्रणॉय, भले वो अर्नब का ब्रदर हो, वो हमारे लिए एक्सटर्नल लायबिलिटी है, तो ये भी रियलाइजेशन में जाएगा, ठीक है, लोन बाय प्रणव। उसके बाद ध्रुपद का लोन, अब ध्रुपद अपना पार्टनर है तो इसका आप अकाउंट अलग से बनाओगे, उसमें आप बैलेंस डालोगे, बिकॉज हमने पढ़ा था अगर किसी पार्टनर का लोन है तो वो रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, रियलाइजेशन में ओनली एक्सटर्नल लायबिलिटीज जाएंगी। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब देखो यहाँ मार्केट वैल्यू चेंज वेंज होने का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब उसके अगेंस्ट में कोई लायबिलिटी भी है तो भी कोई मतलब नहीं है, बिकॉज आप तो फर्म को डिसॉल्व कर रहे हो, तो आपको तो पूरे के पूरे रिजर्व जो है वो बांट देने हैं ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। बस कौन सा रेशो बांटोगे आप, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आप पार्टनर्स के कैपिटल में नहीं डालोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आप रियलाइजेशन अकाउंट में डालोगे। अब सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों, ठीक है, तो समझ लीजिए कि अगर किसी एसेट से रिलेटेड कोई रिजर्व है, अगर किसी एसेट से रिलेटेड कोई रिजर्व है तो वो एसेट जहां जाएगा रिजर्व भी वहीं पर ही जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड कोई एसेट नहीं होता है हमारे पास, ठीक, वो एक सेपरेट रिजर्व है, इसलिए हम डायरेक्टली क्या करते हैं, पार्टनर्स की कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है जो आपने किसी एसेट के लिए बनाया था, इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया था, और आपके पास इन्वेस्टमेंट भी है, तो अगर इन्वेस्टमेंट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो तो उसके रिजर्व को भी आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये समझ में आया सबको? समझिए, कभी आपको बैलेंस शीट में दिख जाए मशीनरी फ्लक्चुएशन फंड, वो भी आप रियलाइजेशन अकाउंट में डालोगे, क्योंकि मशीन आपका एसेट है, एसेट जिस अकाउंट में जाएगा रिजर्व भी, उसका रिजर्व भी वहीं पर ही जाएगा। सो इन्वेस्टमेंट क्योंकि यहाँ पर था, इसलिए मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का रिजर्व भी यहाँ पर लिखा रियलाइजेशन अकाउंट में, इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आपका कैश अकाउंट तो टैली हो जाएगा, लेकिन आपका रियलाइजेशन का प्रॉफिट गलत आएगा, आपके पार्टनर्स के कैपिटल अलग अलग आएंगे, ठीक है, तो आपके पॉइंट्स वहां कट जाएंगे। तो आपको सही चीज को सही जगह पर पोस्ट करना है। सो IFR विल बी इन द रियलाइजेशन अकाउंट, और कैपिटल कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। बैंक बैंक का बैलेंस है, डेटर्स 170 आप अलग से लिखोगे, और उसके प्रोविजन आप क्रेडिट साइड पे अलग से लिखोगे, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, ये भी सीधे रियलाइजेशन में जाएंगे। और जो बचे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये दोनों ही फिक्टिशियस एसेट हैं, ये दोनों के दोनों पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, राइट ऑफ हो जाएंगे डेबिट साइड पर, ठीक, ये समझ में आया सबको? इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट खाली हो गई। अब आते हैं एडजस्टमेंट पे।
चलिए सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या बोला, अर्नब एग्री टू पे हिज ब्रदर्स प्रणॉय लोन। अब प्रणॉय का लोन हमारे लिए लायबिलिटी है, और हमने पढ़ा था जब भी कोई पार्टनर किसी लायबिलिटी, हमारी लायबिलिटी का सेटलमेंट होगा, चाहे वो कैश में सेटलमेंट हो, चाहे वो कोई पार्टनर टेक ओवर कर ले, उसे लिखना हमें डेबिट साइड पर है। बस द ओनली डिफरेंस इज अगर हम पेमेंट करेंगे तो टू कैश या बैंक लिखेंगे, और अगर कोई पार्टनर टेक ओवर करेगा तो उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, अर्नब जो है वो टेक ओवर कर रहा है, अर्नब अपना पार्टनर था वो क्या टेक ओवर कर रहा है, टू प्रणॉयज लोन। और कितने पे टेक ओवर कर रहा है, कुछ नहीं बोला, मतलब पूरा का पूरा 95,000 यहाँ पर आ जाएगा। हमने रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे टू प्रणॉय लोन लिखा है, तो सॉरी प्रणॉय लोन क्यों लिखा, अर्नब ले रहा है ना, तो अर्नब्स कैपिटल अकाउंट आएगा। आई एम सो सॉरी, अर्नब्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ डेबिट करा है तो अर्नब कैपिटल के क्रेडिट साइड पर आ जाएंगे हम लोग टू रियलाइजेशन अकाउंट, और अर्नब में 95,000 लिख लेंगे। ये समझ में आया, कोई डाउट? नो। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट रियलाइज 20% लेस। रियलाइज मतलब कैश, तो हमने यहाँ लिखा बाय कैश। नहीं, हम बैंक चल रहे हैं तो बैंक अकाउंट लिखते हैं, क्योंकि हमने बैंक अकाउंट बनाया हुआ है, बैंक अकाउंट। इसके अंदर हम लिख लेंगे इन्वेस्टमेंट, और बोला इन्वेस्टमेंट रियलाइज 20% लेस। ठीक है, कोई बात नहीं, 20% कम कर देंगे, तो 2,50,000 का 80%। हमें इन्वेस्टमेंट से कितना पैसा मिला, 2 लाख। अभी देखिए मैं इसको टोटल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है और कोई भी एसेट कैश पर गया हो, तो हम दो सबका अमाउंट एक साथ डालेंगे, तो इनर कॉलम में हाल फिलहाल लिख के रखा है मैंने। उसके बाद क्रेडिटर्स वर पेड 10% लेस। ओके, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे टू कैश, कैश नहीं बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। इसके नीचे लिख लेते हैं क्रेडिटर्स कितना परसेंट लेस है, 10% लेस। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिटर्स को डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख लेते हैं। आपको इनर कॉलम में लिखना हो तो इनर कॉलम में लिख लो, पर क्योंकि मुझे कोई और लायबिलिटी ऐसी दिख नहीं रही है, इसलिए मैंने डायरेक्टली दे दिया। नहीं, मतलब आपको 54,000 पेमेंट करना पड़ा, इधर आपने बैंक को डेबिट करा है, तो बैंक के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा बाय रियलाइजेशन के नाम से। अपने नॉलेज के लिए चाहे तो आप यहाँ पे लिख लो, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया आपने 54,000। किसी को डाउट? ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है, बिल्डिंग वॉज सोल्ड फॉर ₹3,55,000, कमीशन वॉज पेड 5,000। अब यहाँ पर दो चीजें हो रही है, पैसा आ भी रहा है, पैसा जा भी रहा है। तो कुछ टीचर होते हैं जो बोलते हैं कि आप यहाँ पर बिल्डिंग सेल हो रही है, बिल्डिंग को यहाँ 3,55,000 लिखिए, आप यहाँ अलग से लिखिए। बट मेरे हिसाब से वो सही ट्रीटमेंट नहीं है, बिकॉज ये डिसोल्यूशन हो रहा है ऑन द उसी वक्त सारी चीजें हो गई हैं, तो मेरा एसेट 355,000 पे बिका, मैंने नहीं बेचा है ना, मैंने किसी और के थ्रू बिकवाया है। कैसे पता चला मुझे, क्योंकि मैं कमीशन पे कर रहा हूँ। हमें उस चीज से मतलब होना चाहिए कि मेरे पास कितना पैसा आएगा। ठीक है, सो 355,000 में बिका, जिसमें से 5,000 मैंने कमीशन दे दिया, तो आपका एंट्री जो होना चाहिए वो डायरेक्टली 3,50,000 की ही होनी चाहिए। आप चाहो तो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट कर सकते हो कि इधर 355 लिखा, डेबिट साइड में 5,000 लिख लो, आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा, मार्क्स आपके बिल्कुल नहीं कटेंगे, बट कॉन्सेप्चुअली मेरे हिसाब से यहाँ पर हमें नेट अमाउंट ही लिखना चाहिए। ठीक है, किसी को डाउट इसमें जो मैंने बोला अभी? ओके गुड, ओके। फिर क्या बोल रहा है, फिफ्थ वाला पॉइंट, ये वाला फिफ्थ पॉइंट बढ़िया है। बोला 50% of the stock was taken by Ragini at market price which was 20% less। मतलब जो आपकी मार्केट प्राइस है वो 20% लेस होती है, यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं 80% होती है। यस और नो?
ठीक, अब ध्यान से देखिएगा हो क्या रहा है। यहाँ पर बोल रहा है आपके पास स्टॉक था 1,50,000 का, स्टॉक था मेरे पास 1,50,000 का। ठीक, इसमें से हाफ, मतलब मैं क्या करता हूँ, दो पार्ट में बांट देता हूँ, 75,000 और 75,000। तो बोला ये जो आधा वाला भाग है इसको आपने, नहीं ये रागिनी टेक ओवर कर रही है, और कितने पे टेक ओवर कर रही है, मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस 20% लेस है, मींस रागिनी जो है 75,000 की चीज का 80% पर टेक ओवर कर रही है, 60,000। ये कौन टेक ओवर कर रहा है, रागिनी। ठीक है, रागिनी टेक ओवर कर रही है। उसके बाद क्या बोला है, लेस देन द बुक वैल्यू एंड द रिमेनिंग वाज सोल्ड एट मार्केट प्राइस। रिमेनिंग मतलब कितने बचे, 75,000 बच गए। अब यहाँ कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे बोलते हैं सर 1,50,000 का था, 60,000 पर गया है, तो 150 में से 60 माइनस करो, 90 बचा। नहीं, आपका आधा बचा है, आधा वाला 60,000 पे गया, तो अब आपके पास आधा बचा है, दैट इज 75,000 ही बचा है। तो ये 75,000 अब इसका आप सेल आउट कर रहे हो, आपको कैश मिलेगा, और वो भी मार्केट प्राइस पर। और मार्केट प्राइस मुझे पता है 80% है। तो हो क्या रहा है, 60,000 पे रागिनी टेक कर ओवर कर रही है, और 60,000 हमें कैश मिल रहा है। ये समझ में आया, ये समझ में आया सबको? ओके, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहां हम कैश लिख रहे थे, यहाँ पर आप लिख लीजिए स्टॉक। ठीक, चाहो तो आप अपने नॉलेज के लिए लिख सकते हो 50%, आपके नॉलेज के लिए, कंपल्शन बिल्कुल नहीं है। कितना कैश मिला, 60,000। और बाकी कौन लेके गई है, रागिनी, तो वो भी एसेट जा रहा है, तो हमको इधर ही लिखना पड़ेगा, बाय रागिनी कैपिटल अकाउंट। कितना, आप चाहो तो इसमें भी लिख लो 50% स्टॉक और 50%। कंपल्शन नहीं है, मैं अपने नॉलेज के लिए लिखता हूँ। क्यों, क्योंकि कभी अगर मेरा लास्ट में कैश अकाउंट टैली नहीं करता है तो इजी हो जाता है मुझे पता करना कि कौन सी चीज का मैंने क्या ट्रीटमेंट करा था। तो 60,000, और यहाँ पर रागिनी को हमने क्रेडिट करा है, तो रागिनी के डेबिट साइड पर आ जाएगा टू रियलाइजेशन, और रागिनी में लिख लूंगा 60,000। ये समझ में आया? तो इसने क्या बोला था, हाफ ऑफ, तो मैंने क्या करा, 150 का पहले हाफ ऑफ कर दिया, फिर देखा कि वो क्या बोल रहे हैं। 75 वाला 60,000 पे रागिनी लेके जा रही थी, और 75 बचा हुआ जो था उसका वो 60,000 उसका कैश मिल रहा था। तो कैश को यहाँ पे लिख लिया कैश में, और रागिनी को रागिनी में लिख लिया। ठीक, उसके बाद ध्यान से पढ़िएगा, फोर्थ वाला पॉइंट, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर ₹8,000। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर ₹8,000। ₹3,000 were to be borne by the firm and balanced by Drupad. The expenses were paid by him. Him मतलब द्रुपद। कोई है जो मुझे बताएगा कि क्या एंट्री होना चाहिए और कहां पर कितना अमाउंट आना चाहिए? सर सबसे पहले तो 3,000 टू फर्म आएगा। हाँ, टू फर्म कहां पर एंट्री करूंगा सर क्या बोलते हैं सर, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या लिखूंगा? सर टू फर्म 3,000। हम क्या बोल, चलिए छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ। सर टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में रियलाइजेशन का नाम नहीं लिखेंगे, सर, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वो भी नहीं लिखेंगे। एक कोई भी नया अकाउंट नहीं खुलता है डिसोल्यूशन के बाद। ठीक, चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं, इधर समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास एक्सपेंसेस थे 8,000। ठीक, अब अपन क्या करते हैं, अपन यहाँ देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी और पे किसने किया है। ठीक, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने थे, 8,000। ठीक, अब आउट ऑफ दिस 8,000 हमें पता है 3,000 और 5,000 डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। फर्म ने बोला कि हम 3,000 बॉन्ड बियर करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर ₹8,000
₹3,000 were to be borne by the firm. Total dissolution expenses paid by द्रुपद। मतलब बात ये हुई थी कि फर्म जो है वो 3,000 रुपए ही बेयर करेगी। इसका मतलब साफ है, बाकी 5,000 द्रुपद को बेयर करने हैं। तो आउट ऑफ दिस 8,000, 3,000 रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म की है और 5,000 रिस्पॉन्सिबिलिटी द्रुपद की है। ये समझ में आया? चलिए अब पे किसने करे? पूरे 8,000 पे किसने करे? द्रुपद ने। तो पे 3,000 वाला भी द्रुपद ने ही पे करा है और 5,000 वाला भी द्रुपद ने ही पे करा है। अब जरा इस 5,000 वाले पे नजर डालिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी द्रुपद की है और पे भी द्रुपद भी कर रहा है। क्या हमें इस 5,000 से कोई मतलब है? नहीं मतलब है। क्यों नहीं मतलब है? 5,000 उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पे भी वही कर रहा है, मेरे पापा का क्या जाता है ना? हम फर्म है, हमें तभी फर्क पड़ेगा, या तो बियर में कर रहा हूं या तो पे में कर रहा हूं। हम तो इस 5,000 में कुछ भी नहीं कर रहे, फर्म तो कुछ भी नहीं कर रही है, ना वो बियर कर रही है ना वो पे कर रही है। तो ये 5,000 से तो हमें कोई भी मतलब नहीं है। ये समझ में आया सबको? उसके बाद आते हैं 3,000 पे। 3,000 फर्म को बियर करने हैं, मतलब ये फर्म का खर्चा है, लेकिन पे कौन कर रहा है? द्रुपद पे कर रहा है। अब क्योंकि फर्म को बियर करना है, एंट्री तो होगी। उसके बाद हमें ये पता है खर्चा है तो डेबिट साइड पर ही आएगा, पर यहाँ टू कैश या टू बैंक नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टू द्रुपद कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या लिखेंगे? 3,000 ओनली। 5,000 से हमें कोई मतलब ही नहीं है। और यहां पर हमने द्रुपद को डेबिट करा है, तो रियलाइजेशन में द्रुपद को क्रेडिट कर देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। द्रुपद में डाल देंगे हम लोग 3,000। ये सबको समझ में आया? एक बार फिर मैं बोलता हूं, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 8,000। 8,000 खर्चे थे, 3,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म। फर्म ने बोला भैया 3,000, इससे ज्यादा हम एक ही पैसा नहीं बियर करेंगे। तो बाकी 5,000 फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। चलिए इतना भी समझ में आ गया। और बोला एंड द बैलेंस बाय द्रुपद। ठीक है, ये भी पता चल गया। द एक्सपेंसेस वर पेड बाय हिम। पूरे के पूरे 8,000 उसने पे करे। तो जो पार्ट द्रुपद को बियर करना था 5,000 वाला, और पे भी वही कर रहा है, हमें कोई एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर द्रुपद को बियर करने होते लेकिन फर्म ने पे करे होते पैसे, तो हम कुछ ना कुछ करते। क्या करते वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि मैं बाद में पूरा टॉपिक लूंगा रियलाइजेशन एक्सपेंस का। ठीक है, तो वो 5,000 जो ना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फर्म की, ना फर्म पे कर रही है, तो मुझे उसकी एंट्री नहीं करनी। अब आते हैं बाकी 3,000 पे। फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एंट्री होगी। अब क्या एंट्री होगी? एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो डेबिट होगा। कहाँ पर डेबिट होगा? रियलाइजेशन अकाउंट। तो इतना तो पता चल गया रियलाइजेशन। पर टू कैश नहीं लिखेंगे क्योंकि फर्म ने पैसा नहीं दिया है, द्रुपद ने दिया, इसलिए हमने द्रुपद को क्रेडिट कर दिया, द्रुपद को अपना क्रेडिटर बना दिया कि भैया तूने मेरे बदले पैसे दे दिए हैं, मैं तुझे बाद में दे दूंगा, तू मेरा क्रेडिटर बन गया। तो रियलाइजेशन को डेबिट करा, द्रुपद को क्रेडिट कर दिया। भेजे में घुसी बात सबकी? यस। सिर्फ 3,000 की काट पीट के 3,000 की एंट्री करेंगे बस। ठीक, चलिए। सर मतलब लायबिलिटी बढ़ी तो हमने क्रेडिट कर दिया। एग्जैक्टली, लायबिलिटी हमारी बढ़ गई। किसकी? पार्टनर की, इसलिए हमने पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। लायबिलिटी क्यों बढ़ी? भाई मेरा खर्चा पार्टनर पे कर रहा है, तो मुझे तो उसको देना पड़ेगा ना, इसलिए मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो मैंने द्रुपद को क्रेडिट कर दिया। चलिए अब सब खत्म हो गया। जैसे ही खत्म हो गया, मैंने आपको क्या बताया था, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? लायबिलिटीज
लायबिलिटीज को जाकर देखेंगे कि हमने सब पे कर दिया या नहीं पे कर दिया। ठीक, चलिए आए देखिए प्रोविजन। प्रोविजन नॉन कैश आइटम होता है, इसका कुछ नहीं करेंगे, यहीं पे ही लिखा रहेगा। प्रणय लोन पेमेंट हो गया है, अर्नब ने टेक ओवर कर दिया था, हमने उसकी एंट्री कर दी है। क्रेडिटर्स पेमेंट पूरे के पूरे हो गए, हमने उसकी एंट्री कर दी है। आईएफआर ये भी नॉन कैश आइटम है। रिजर्व नॉन कैश आइटम है, ना कैश आएगा ना कैश जाएगा, किसको देंगे? अपने आप को देंगे। लो भाई मजा आ गया, ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैंने तो आपको बताया था, वो सिर्फ गुलजार की गानों में ही होता है, मैं और मेरी तनहाई आपस में कुछ कुछ करते हैं, आई मिनटू से बातें करते हैं, ठीक है, तो यहाँ नहीं होगा। सो डन विथ लायबिलिटीज। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, लेकिन उसके पहले ये बैंक में जो मैंने लिखा है इसको आउटर कॉलम में अभी मैंने नहीं लिखा, तो इसको आउटर कॉलम में पहले ले चलते हैं। 10,000 रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट हुआ तो बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,000। हो गई खत्म कहानी। अब आप प्रॉफिट निकाल सकते हो, और क्योंकि मेरा दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चल रहा है तो मैं आपको बता सकता हूं कि बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड का बड़ा है। ओके, कोई नहीं देगा प्लीज। सो इधर लिख लेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, क्या है? अर्नब रागिनी ध्रुपद। अर्नब रागिनी ध्रुपद। पहले तो प्रॉफिट देखें। वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता, पर मैं घमंड यहाँ दिखाना नहीं चाहता, इसलिए कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। अदरवाइज तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता कि 187 आ रहा है। चलिए, प्रॉफिट रेशियो है 3:1 into 3 divided by 5 divided by 5। अब हुआ, क्रेडिट साइड में आ जाएंगे, इसमें ओहो ओहो मजा आ गया। चलिए 2 यहाँ पे लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट 1,12,200 400 37,400। अब देखिए मैंने ओहो हो क्यों करा है ना, मैं ये देखो ध्रुपद का लोन है, ठीक, इसका हमने, मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने एग्जैक्टली ये रिएक्शन क्यों दिया, क्योंकि ध्रुपद का लोन जनरली क्या करते हैं बच्चे, हमें पता होता है कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाना ही है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना ही है, कैश अकाउंट बनाना ही है, तो हम बना लेते हैं। फिर बाद में हमें क्वेश्चन में दिखता है किसी पार्टनर का लोन है, तो चौथे नंबर पर हम पार्टनर्स का लोन अकाउंट बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक। लेकिन समझिए अभी हम ध्रुपद के लोन की जानकारी याद ही नहीं था, मेरे ख्याल से आपको भी याद नहीं होगा कि ध्रुपद का लोन पेमेंट करना है, एंड लिटरली मुझे भी नहीं याद था कि इसका लोन भी पेमेंट करना है। समझिए ये लोन अकाउंट मैंने लास्ट में बनाया, तो मैंने क्या किया होता, पार्टनर्स कैपिटल का यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया होता, कैश में डाल लिया होता, तब मुझे पता चलता कैश में टोटल टैली नहीं हुआ, और लास्ट में देखा अरे ध्रुपद का लोन तो पेमेंट ही नहीं किया। फिर मैं क्या करता, फिर ध्रुपद का लोन पेमेंट करता, फिर से अकाउंट कहीं ना कहीं खोलने की जरूरत पड़ जाती। इसलिए सीक्वेंसिंग का फायदा देखिए, अभी हमने पार्टनर्स कैपिटल क्लोज नहीं करा है, यहाँ पे ध्रुपद लोन इनकम्प्लीट दिख रहा था, तो हम आराम से आप कर सकते हैं। हमने प्रॉफिट को इधर डाला, इसलिए मैं अकाउंट ना हमेशा सीक्वेंस में बनाता कि कोई चीज मिसिंग ना हो, कौन सा इफेक्ट कहाँ पर आए, और यही कारण है मैं आपको हमेशा बोलता हूँ बच्चे लोग साइमल्टेनियसली अकाउंट बनाइए, साइमल्टेनियसली अकाउंट बनाइए। जरा इमेजिन करके देखिए, आप ये रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे होते सबसे पहले, अभी आपने पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनाया, तो आपने इतनी मेहनत करी, फिर आप एक एक जगह पे ढूंढते कि इसमें क्या क्या आएगा, फिर आप एक एक जगह में बैंक अकाउंट को भी ढूंढते, डबल टाइम नहीं लग जाता।
यहाँ पर तो हमने क्या किया, एक जगह पर लिखा, पर शुरुआत में मेहनत करनी थी जब हमें एक साथ सारे अकाउंट्स बनाने। उसमें से भी रियलाइजेशन अकाउंट ही है जो लंबा बनता है, जिसके लिए स्केल की जरूरत पड़ सकती है, बाकी तो हाथ से भी 5-5 लाइन का अकाउंट बनता है। सो ऑलवेज गो साइमल्टेनियसली विद ऑल द अकाउंट्स। चलिए, तो अब ध्रुपद का लोन दिख रहा है, पूरा का पूरा पेमेंट करना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट 1 लाख। और यहाँ बैंक अकाउंट के डेबिट क्रेडिट साइड पर आ जाएंगे और अब रियलाइजेशन नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे ध्रुपद लोन अकाउंट, क्योंकि ये एंट्री रियलाइजेशन के थ्रू नहीं हो रही। 1 लाख। अब आप प्रॉपरली, आपकी लोन भी क्लियर हो गया, अब आप अपना पार्टनर्स कैपिटल बिंदास तरीके से खत्म करके कैश अकाउंट में ट्रांसफर, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए, क्या इनको यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, बाय अर्नब्स कैपिटल अकाउंट, बाय रागिनीज एंड बाय ध्रुपद कैपिटल। देखिए भैया, भगवान रह जाना, मेरी इज्जत मत लेना। ओह, ये क्या हुआ, 60,000 का घपला हुआ है, 60,000 का घपला। ओ माय गॉड, कैसे, ये कैसे, अरे यार ये मिस कर गए। देखिए, स्टॉक का काम तमाम हो गया, इन्वेस्टमेंट का काम हो गया, बिल्डिंग का काम तमाम हो गया, डेटर्स। मैंने आपको, ओके 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 सुनिए, मैंने आपको क्या बोला था, अगर किसी एसेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम उसका कुछ नहीं करेंगे, लेकिन डेटर्स अकेला एक ऐसा एसेट है जिसके बारे में अगर कुछ नहीं दिया है तो आपको उसको पूरा कैश रियलाइज करवाना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि डेटर्स जो है उनसे हमें पैसा लेना है। कोई एसेट होता, टेंजिबल एसेट होता तो हम मान लेते भैया बिका ही नहीं, लेकिन डेटर्स बिकने थोड़ा ना है, डेटा से तो पैसा आना है। अगर डेटा से पैसा नहीं आ रहा होता तो हमें क्वेश्चन में बोला होता कि पूरे डेटर्स बैड डेब्ट्स हो गए, रिकवर नहीं। और डेटर्स के बारे में अगर कुछ नहीं बोला है तो ये 170, देखो डेटर्स के बारे में क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं बोला था, हमें पूरे रियलाइज करवाने पड़ेंगे। तो एक गलती तो मैंने ये करी है और एक और गलती कहीं करी है, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ आपको कैश में डेटर्स लिखने पड़ेंगे 1,70,000, इधर 780 आएगा, नीचे भी 780 आएगा। 60,000 की एक गलती और करी है जो मुझे लग रहा है कि मैंने, वो जो रागिनी स्टॉक लेके गई थी ना, उसका मैंने लिखा ही नहीं है। ये देखो, ये वाला, ये मैं लिखना ही भूल गया। यहाँ पर बाय रागिनी कैपिटल स्टॉक वो लेकर गई, बाकी 50% वाला। और एक तो ये लॉस हो जाएगा, तो पहले तो यहाँ कर ले रियलाइजेशन, ये रागिनी का इधर तो मैंने लिख लिया था 60,000, देखिए, लेकिन मैंने वहां पर 60,000 नहीं लिखा था यार। क्या हो गया, प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट आ गया, तो इधर लिखेंगे टू पार्टनर्स 33,000 का प्रॉफिट आएगा, तो इधर से लॉस हटाना पड़ेगा 43। चलो देखते हैं कौन कौन है, अर्नब, रागिनी और ध्रुपद। मजा दिला दिया क्वेश्चन है मुझे भी। ठीक है,
क्या है 800 इधर से ये अब देखो बराबर है, ठीक है, उसकी गलती और मजा आ जाएगा, इसलिए सीक्वेंस को फॉलो करना है। देखो मेरी गलती एक ही थी बच्चे, एक ही गलती थी जिसके कारण बहुत सारे चेंजेस, वो ये था कि मैंने इधर तो ये 60,000 लिख लिया था रागिनी में, बट मैं ये वाला लिखना भूल गया था, ये वाला। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम में ये गलती होगी तो ढूंढते रह जाएंगे कहाँ गलती हुई है। नहीं, इसलिए तो देखो क्रॉस चेक मुझे कैसे हुआ, क्रॉस चेक मुझे, मैंने ये आइटम देखता गया मैं कि मुझे सही दिख रहा है, फिर मैंने इधर देखा 60,000 लिखा होता, मैंने इसके पास देखा रियलाइज, तो मुझे दिखा कि यार यहाँ 60,000 ये है, लेकिन ये तो क्रेडिटर्स के नाम का है और ये 60,000 रागिनी के नाम का, तो एकदम से समझ में आ गया ना। तो जब आप सामने लिखते जाओगे, जैसे ये 60,000 क्रेडिटर्स का था, तो मुझे पता चल गया कि ये 60,000 की एग्जैक्ट गड़बड़ दिख रही थी, फिर मेरा ध्यान इस 60,000 पे गया, और ये तो आपका रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा था, पर ये क्रेडिटर का तो नहीं है, तो मैं समझ गया यही नहीं लिखा है। देखो आपके पास कार्ड पीट के हैं दो तीन अकाउंट ही हैं, तो आपको वही देखना है कि एक अकाउंट में कोई चीज है, दूसरे अकाउंट में है या नहीं है। मैं सोच रहा हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन अभी डिस्कस किया है तो एक प्रैक्टिस कर लें तो बेटर होगा। ओके गाइस, देखिए मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा। अब क्या होता है, करंट अकाउंट को देखकर पता नहीं क्यों नानी याद आती है बच्चों को, बट है ना डिसोल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, आप तो हर क्वेश्चन के लिए यही बोलते, कोई दिक्कत नहीं। एरिका, आदित्य एंड तारिणी in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3, कोई दिक्कत नहीं। ड्यू टू डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बंद करना है, ठीक है। अब उसके बाद बैलेंस शीट देखें, ईपीएफ एक्सटर्नल लायबिलिटी रहती है नॉर्मल क्रेडिटर्स की तरह, क्रेडिटर्स तो क्रेडिटर्स ही है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये आप रियलाइजेशन में डालोगे, क्यों, क्योंकि इधर इन्वेस्टमेंट भी दिए हुए हैं जो अभी अभी हमने समझा। अब आती है नानी जो मरती है, वो यहाँ पर मरती है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। सर करंट अकाउंट है सर, देखिए आपको क्या करना है, बिजनेस को क्लोज करना है, तो कैपिटल अकाउंट भी क्लोज होगा और करंट अकाउंट भी क्लोज होगा। मैंने आपको फंडामेंटल में समझाया था कि करंट अकाउंट कोई डिफरेंट अकाउंट नहीं होता है, करंट अकाउंट का ही आपने कैपिटल अकाउंट का ही आपने दो पार्ट कर दिया। तो करंट अकाउंट कहाँ से निकला हुआ है, करंट अकाउंट कैपिटल से ही निकला हुआ है, और जब ये खत्म होगा तो ये कैपिटल अकाउंट में ही चला जाएगा, ठीक। तो आपको क्या करना है, आपको करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, आप बनाओगे कैपिटल अकाउंट को। आप क्या करोगे, ये करंट अकाउंट्स का एरिका का बैलेंस एरिका के कैपिटल में ट्रांसफर कर देना, आदिति का बैलेंस आदिति के कैपिटल में ट्रांसफर कर देना क्रेडिट साइड पर, और ये जो तारिणी है इसका डेबिट बैलेंस है, इसको भी इसके कैपिटल में ट्रांसफर कर देना डेबिट साइड। बस मतलब क्या सर, मतलब ये कि अगर मैं कैपिटल अकाउंट बनाता हूँ, कौन है हमारी आदिति और तारिणी, अगर हम बनाते हैं आदिति और तारिणी अकाउंट, करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, तो आप सबसे पहले तो यहाँ लिखिए बाय
बैलेंस आप कैपिटल के बैलेंस, कैपिटल कितना है 60, 20 और 30। आप यहाँ लिख लीजिए 60, यार 30। क्या करना है, करंट अकाउंट को यहीं पर ही लिख लेंगे, करंट अकाउंट। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम एक एंट्री पास कर रहे हैं करंट अकाउंट के वैल्यूज को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने। करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया, कम कर दिया, और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट। बस डिफरेंस क्या है कि हरिका और आदिति जो है वो लायबिलिटी साइड पे लिखे हुए हैं, इट मींस उनका क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए क्रेडिट साइड पर ही लिखेंगे 8000 10,000। तरिणी जो है उसका एसेट साइड पे दिया है, उसका बैलेंस डेबिट बैलेंस है, तो करंट अकाउंट के नाम से तारिणी में हम लोग 8000। समझ में आया सबको? बाकी पूरा क्वेश्चन आपको सेम करना है, आपको करंट अकाउंट अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। मैं क्लियर ऑन दिस? सबको समझ में आया? चलिए ओके, अब आप देखिए एसेट साइड में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है क्या? कैश है, डेटर्स है, प्रोविजन है, स्टॉक है, प्लांट है, लैंड है, इन्वेस्टमेंट है, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस है। बाकी सब देखी दिखाई चीजें हैं, तो मेरी शक्ल मत देखो, क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए देखें आंसर, देखें, देखिए रियलाइजेशन अकाउंट। कुछ ये आपका पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट। ओके गाइस, सो आज की क्लास यहीं पर ही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो रहेगा वो पूरा जर्नल एंट्रीज का रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बोला है जर्नल एंट्रीज आर गोइंग टू बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन पेपर।